आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में आज बात साउथ एशिया में भारत के इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की। साउथ एशिया में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का भारत का विजन हमेशा साउथ एशिया में इंट्रा रीजनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट फ्लोज और रीजनल ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लिंक्स को एक्सेलरेट करने यानी बढ़ाने का रहा है। अब हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी भी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज साउथ एशिया रीजन के इकोनॉमिक हालात में हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कितनी असरदार साबित हो रही है और आगे का रास्ता क्या होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी, हमारे साथ जामिया मिलिया के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर शाहिद अहमद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर राम सिंह जी भी मौजूद हैं। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू, धन्यवाद। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ साउथ एशिया की। साउथ एशिया की जो इकोनॉमिक स्टेटस है इस समय, उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स डिप्लोमेसी जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकती है, यह आपसे जानना चाहेंगे। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं ये समझता हूँ जो जब भी ज़रूरत पड़ी है भारत ने ये प्रयास किया है और सार्क अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। साफ्टा हमने उसके साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने उसमें वो किया था, निर्णय लिया था, परंतु पाकिस्तान ने उसको आगे ले जाने में बिल्कुल भी वो ऑब्स्टिकल्स बनता रहा, रोड़े अटकाता रहा रादर दैन कि उसको सपोर्ट करता। मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा। आपको याद होगा नवंबर 2014 में काठमांडू में सार्क समिट हुआ था, तो उसमें दो ऐसे एग्रीमेंट्स किए गए की बात की गई थी जो हमने प्रपोजल दिए थे। एक तो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, जिससे कि सार्क के जितने भी देश हैं उसमें आने जाने के लिए मोटर व्हीकल्स के एक दूसरे देशों को आने जाने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि भारत को एनर्जी की ज़रूरत है और जो देश हैं जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे नेपाल, जब उनकी पहली यात्रा हुई थी अगस्त 2014 में, उन्होंने कहा था जो नेपाल का पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, जो वहाँ पर वो एनर्जी प्रोड्यूस करे जो कि भारत उससे ऑन मार्केट रेट्स लेगा, जिससे कि नेपाल वहाँ पर एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, परंतु उसको वो अभी तक उसको हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। 2014 में जब ये सब बातें हो रही थी वहाँ पर काठमांडू में, तो तब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्होंने दोनों इन प्रपोजल्स पर रोड़े अटका दिए, तो इन पर ऑब्स्टिकल्स लगाए। तो मैं समझता हूँ जो ये जो ऐसे प्रपोजल्स हैं, जब भी हम इंटीग्रेशन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो ट्रेड के बारे में हो, तो ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। प्रोफेसर राम सिंह ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया सैटेलाइट का। वो हमने शुरू में ही, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था हम इसको सार्क सैटेलाइट करेंगे। उसमें भी पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम उसके साथ नहीं जाना चाहते हैं। तो इसीलिए अब पाकिस्तान उससे अलग हो रखा है और इसको हम कहते हैं साउथ एशियन सैटेलाइट। इट्स नॉट अ सार्क सैटेलाइट एनीमोर। हमने यहाँ पर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी खोली है, उसमें भी पाकिस्तान कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो दोनों हमारे पैनलिस्ट ने कहा है, लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको आगे कैसे लेकर आया जाए। और मैं समझता हूँ आखिर में मैं एक ये कहूँगा, जो सार्क के अलावा, BBIN के अलावा एक और ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और उसमें ये सब देश हैं और ये सामने आ सकते हैं। और ये सामने आकर अगर हम अपना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाएं, और इसमें थाईलैंड भी शामिल है, म्यांमार भी शामिल है, और इसके साथ अगर हम आसियान के साथ मिल जाते हैं, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ कर लेते हैं, तो तब जो भारत के ये साउथ एशियन देश हैं, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, वो उनकी और आगे प्रगति तेजी से हो सकती है।
प्रोफेसर शाहिद आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की, तो क्या फीचर्स हैं, कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि साउथ एशिया की कंट्रीज़ फॉलो कर सकते हैं इंडिया के स्टेप्स को, अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की, इकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट की, और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जहां पर इंडिया लीड कर सकता है और बाकी जो साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं फॉलो कर सकते हैं? इंडिया ऑलरेडी लीड कर रहा है साउथ एशिया में। इंडिया ही को एक्चुअली लीड करना होगा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में, और अपने नेबर्स को इंडिया सपोर्ट भी कर रहा है। और इस वक्त जो बहुत सारे एरिया हैं जिसमें ऑलरेडी कोऑपरेशन हो रहा है, जैसे अभी एम्बेसडर साहब ने कहा कि ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारा एम्फेसिस है, चाहे बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी का बढ़ाना है, चाहे वो हमें इवन भूटान, नेपाल, इन सब के साथ रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, ये सब पे काम हो रहा है। दूसरा एनर्जी के सेक्टर में कोऑपरेशन, जिसमें अगेन पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट। इंडिया नेशनल ग्रिड से लिंक करना चाहती है जो एक्सेस हाइड्रो पावर और जो भूटान, नेपाल में है, और उस सारा साउथ एशिया के कंट्रीज़ में हम जो बहुत सारा, पाकिस्तान में तो बहुत सारा पावर एनर्जी डेफिसिट है, लेकिन जहाँ जहाँ भी डेफिसिट है अगर हम लोग कोऑपरेट करें तो ये एनर्जी क्राइसिस से फुल्ली रिकवर हो सकते हैं जहाँ जहाँ भी है, और उस पर काम हो रहा है। जैसे इंडिया ने भूटान के साथ कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं अब सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसमें एनर्जी प्रोजेक्ट है। नेपाल के साथ काम हो रहा है। अभी जो 3 सारे आइलैंड्स में जो जाफना श्रीलंका एरिया है, जो पहले एक्चुअली चाइना के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था श्रीलंका का, उसको वो करके अब इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है। इंडिया ने अपना एक वो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी, तो बहुत एनर्जी सेक्टर में बहुत काम हो रहा है। और डिफेंस ऑब्वियसली इंडिया के लिए बहुत जो क्रिटिकल एरिया है, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो वो कोई भी आज की दुनिया में कोई भी कंट्री अकेला अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं मेंटेन कर सकता, क्योंकि इंटीग्रेटेड, नॉट ओनली इकोनॉमीज आर इंटीग्रेटेड, स्पेस आर इंटीग्रेटेड, बॉर्डर्स आर इंटीग्रेटेड, ओशियंस, सी आर इंटीग्रेटेड। तो जो आपको सेफ्टी इश्यूज़ हैं हर कंट्री के, उनको हमें कोऑपरेशन चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन है, श्रीलंका, मालदीव, बहुत ही क्रिटिकल लोकेशंस हैं उनके ओशियन। तो इंडिया रिकॉग्नाइज दैट और वो इस पे काम कर रहा है। एक बात जो अभी आपने कहा कि दूसरे कंट्री फॉलो कर सकते हैं, कि पहली बार अब देखा गया कि बांग्लादेश ने श्रीलंका को सपोर्ट किया है, जिसको कहते हैं करेंसी स्वैप। मतलब इंडिया ने भी करेंसी स्वैप किया है श्रीलंका से, लेकिन पहली बार जो बांग्लादेश, जनरली लोग वी गिव द लाइन ऑफ क्रेडिट और सम टू बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश ने श्रीलंका में जब क्राइसिस आया तो दे डने ऑलमोस्ट $200 मिलियन के आसपास करेंसी स्वैप किया है टू असिस्ट श्रीलंका। तो ये फॉलोअप हो रहा है कि दूसरों कंट्री जहाँ पे स्ट्रेंथ है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी जो एक एरिया जो मैं और हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जो साउथ एशिया में एक नई सिचुएशन इमर्ज होने जा रही है, और वो ये है कि 3 कंट्रीज साउथ एशिया के LDC स्टेटस से ग्रेजुएशन हो रहा है। भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश, वो अब तक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है एज़ पर यूनाइटेड नेशंस डेफिनेशन। अब वो बाय 2026 ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो LDC स्टेटस से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही बाहर आ जाएंगे, बांग्लादेश को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्योंकि LDCs का मतलब होता है कि आपको बहुत सारे जो फैसिलिटेशन, जैसे इंडिया की ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री स्कीम है, जहाँ पर इंडिया अगर इंपोर्ट करता है किसी भी LDC कंट्री से, तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती है, ना ही उस पर कोटा इम्पोज होता है। ऐसे ही देर आर मैनी, जैसे एवरीथिंग बट आर्म्स यूरोपियन स्कीम्स है EU का, वहाँ भी ये LDC कंट्रीज़ के लिए कंसेशंस हैं। तो अंकटाड की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंडर LDCs को कंसेशंस ग्रांटेड हैं। तो जैसे ही ये कंट्रीज़ LDC से ग्रेजुएट होंगे तो इनके सामने काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। तो उस केस में इंडिया को एज ए
बिग इकोनॉमी और जिसका पॉजिटिव पिछले अगले नेक्स्ट डिकेड तक जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं अभी तक जहाँ तक हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर इंडिया के जो हमें उम्मीद है कि 6 से 10% की रेंज में ग्रोथ रेट विल कंटिन्यू, और अगर पॉलिसी स्टेगनेशन नहीं आता है तो ये परसिस्ट करेगा। अब ऐसी सिचुएशन में हम नेबरहुड को अगर साथ ले लेते हैं और जो कि ये एफर्ट हो रहा है, इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो इस वक्त इम्प्लीमेंट की हुई है, उसमें आप देखिए कि जितना इंडिया ने चाहे वो लाइन ऑफ क्रेडिट की फॉर्म में हो, चाहे वो ग्रांट की फॉर्म में हो, अफ्रीका और एशिया और सारे कंट्रीज़ को, लैटिन अमेरिका, 50% जो इंडिया का फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो नेबरहुड कंट्रीज़ को जा रहा है। बाकी जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री हो या और LDC कंट्रीज़ हैं, 50% इज़ अलॉटेड टू द नेबरहुड कंट्रीज़। तो ये दिखाता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, उसमें जो साउथ एशिया रीजन जो है उसके लिए स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस दिया गया है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें, क्योंकि हमारे जब भी हम लोग, जैसे हमें वी ऑलवेज डिमांड यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अब हम तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी हो गया हमारा। अब लेकिन जैसे ये जो छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं ना नेबरहुड के, ये जो हमारे दूसरे कंट्री होते हैं जो कम्पिटिटिव फीलिंग रखते हैं, वो उन्हीं को इशू को इंटरनेशनल उसमें उठाते हैं। तो हमें मेरे ख्याल से इनको, जैसे अब थोड़ा अगर हमारा लैंड ज़्यादा भी चला गया बांग्लादेश को, जैसा कि अभी एम्बेसडर साहब ने कहा, लेकिन एक जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, वो नेबरहुड में बहुत ज़रूरी है। और हमें एक चीज़ जो हमारे नेबरहुड में जो हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कर रहे हैं, उसमें एक थोड़ी एरिया पे ध्यान देने की ज़रूरत है जो होती है, जिसको कहते हैं डिलीवरी डेफिसिट। कई बार ये हुआ है कि हम लोगों ने कमिटमेंट किया है, थोड़ा हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है, या तो जो नेबरहुड कंट्री है उसमें उनके रूल रेगुलेशन या उनकी इम्प्लीमेंटिंग कोऑर्डिनेशन की वजह से चीज़ें उतने इफ़ेक्टिवली और टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। वो उनको मुझे लगता है कि इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन करके उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि जहाँ भी स्पेस मिलता है वहाँ चाइना इंटरवीन करता है। चाइना वहाँ चाहे वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आए, चाहे लाइन ऑफ क्रेडिट की फॉर्म में आए, चाहे वो डिफेंस एग्रीमेंट में आए, वो चाइना, चाहे वो आप देखें मालदीव के केस में देखिए, वहाँ भी चाइना के काफ़ी इंटरेस्ट हैं आज की तारीख में, बांग्लादेश में काफ़ी इंटरेस्ट हैं, श्रीलंका में काफ़ी। तो हम आइसोलेशन में तो छोड़ ही नहीं सकते। तो हम अपने नेबरहुड को, जो कि मुझे लगता है कि इट इज़ अ राइट अप्रोच जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ली है, और इसको मुझे लगता है फर्दर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और जहाँ अभी मेरे प्रोफेसर कलीग ने कहा ट्रेड के बारे में, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा लिबरल एटीट्यूड अपनाते हुए नेबरहुड कंट्रीज़ को अगर मार्केट एक्सेस ग्रांट करनी हो तो उसमें थोड़ा लिबरल एटीट्यूड देना चाहिए। दैट विल आल्सो बिल्ड ए क्योंकि उनके यहाँ सप्लाई कॉन्स्टेंट ऑलरेडी है, उनके यहाँ बहुत कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए अगर उनके यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा है नहीं, तो हमें मार्केट एक्सेस के जहाँ वो एक्सेस कर सकते हैं उनको थोड़ा लिबरल, उससे नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करके थोड़ा लिबरल ग्रांट करना चाहिए। वो भी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्रोफेसर सिंह, जैसे कि प्रोफेसर शाहिद कह रहे हैं कि लिबरल एटीट्यूड रखना चाहिए हमें नेबरहुड कंट्रीज़ के लिए। आपने भी फ्री ट्रेड की बात की। अगर बात करें पिछले दिनों में जिस तरह से प्री डोमिनेंस था डॉलर का, लेकिन अब जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनसे बात हो रही है कि आप रुपए में ही ट्रेड करेंगे, तो आप क्या देखते हैं, क्या कुछ और किया जाना चाहिए जिससे कि इंटीग्रेशन बढ़े, ट्रेड इंटीग्रेशन बढ़े? आपसे जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, जहाँ तक रुपी ट्रेड की बात है, भारत ने ऑलरेडी इसमें बहुत बड़ी पहल कर दी है। ज़्यादातर हम जो लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं वो रुपी में दे रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश को हो, नेपाल को हो। नेपाल और भूटान में तो ऑलरेडी भारतीय रुपया एक्सेप्टेबल है जी। रुपी टका ट्रेड के वोस्त्रो अकाउंट ऑपरेशनल होने की स्टेज में आ गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी डॉलर्स की बहुत शॉर्टेज है और श्रीलंका को ऑलरेडी हमने रुपी में ट्रेड को बहुत बढ़ावा दिया है जी। केवल इसमें एक इरिटेंट पाकिस्तान है, इसके अलावा लगभग इस पूरे क्षेत्र में भारत का क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है, तो रुपी ट्रेड बिल्कुल एक रियलिटी है, एक एरिया। दूसरा एरिया मैं ये समझता हूँ ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इसमें मैं रिसेंट के कुछ एग्जाम्पल लेना चाहूँगा।
इस पूरे क्षेत्र में कैपिटल की कमी है, लेकिन जल्दी में प्रधानमंत्री किशिदा की यात्रा के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुआ, मटरबारी पोर्ट जो कि बांग्लादेश में, उसको डेवलप करना। भारत की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर जब उस पोर्ट का निर्माण होगा, चिट्टागांव पे बहुत प्रेशर है, उसके अपने एक जैसे एंट्री एंड एग्जिट के कुछ बैरियर्स हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वो भी 40-42 टन से जो ज़्यादा लोड के कार्गो है नहीं ले जा सकता। एक कंटेनर अगर 28 टन कार्गो लेके जा रहा है 40 फीट का, और उसके साथ अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो ट्रक है तो 49-50 टन के आसपास बनता है। तो इस कारण वहाँ केवल 20 फीट के कंटेनर की मूवमेंट हो रही है। लेकिन भारत और जापान ने तय किया है कि हम वहाँ पर एक स्टेट ऑफ आर्ट डीप सी पोर्ट, जिससे भारत की जो आंतरिक सुरक्षा, जो कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अगर वो देखा जाए, सितवे पोर्ट देखा जाए, चिट्टागांव पोर्ट देखा जाए, या फिर मालदीव में डेवलप किया, हमडन टोटा डेवलप किया, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसमें एक जैसे कहते हैं ना, एक इरिटेंट या उसको एक रोकना, उसको चैलेंज करने के रूप में कार्य करेगा। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र की कनेक्टिविटी को केवल 100 किलोमीटर, और उसको हम मेघना रिवर से और जो हमारी जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, दोनों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो सीमलेस कनेक्टिविटी हो। इसके साथ साथ सिमिलर वे में हम श्रीलंका में भी जापानी सहयोग से वेस्टर्न टर्मिनल जो कि कोलंबो पोर्ट पर डेवलप करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और एरिया हो सकते हैं जहां पर भारत एक लीडरशिप का रोल, एक बड़े भाई का रोल, और एक कहते हैं ना जिसमें कंपटीशन भी है और कोऑपरेशन भी है, क्योंकि दोनों चीज़ें। भारत के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास बैगेज ऑफ अपना प्रॉब्लम भी बहुत है, उसे भी कैरी करना है और लोगों को भी साथ लेके चलना है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत लंबी छलांग लगाई है, वो सेल डेवलपमेंट में लेके हो या पैनल के जो इरेक्शन में लेके हो। एक ज्वाइंट सोलर ग्रिड हम डेवलप करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ। आप इसकी ब्यूटी देखिए, सूरज निकलेगा कहीं पर नॉर्थ ईस्ट में इन द मॉर्निंग, उस समय से हमें जो उसकी जो एनर्जी प्राप्त होना शुरू हो जाएगी, हम उस एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। सूरज जाएगा लगभग अगर देखा जाए तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से अगर हम जब पहुंचेंगे, अगर पाकिस्तान उसमें शामिल हो जाए, अफगानिस्तान शामिल हो जाए और हमारी जॉइंट ग्रिड हो और हम सऊदी अरेबिया तक जाएं, तो लगभग ये हमारे पास 12 घंटे की या 10 से 12 घंटे की विंडो होगी, जिसमें हम उसको सन की एनर्जी को एक्सप्लॉइट करते हैं। इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू जो लोगों के जीवन यापन को सुधारने के लिए। इसके साथ साथ वाटर की शेयरिंग के जो समझौते हैं, भारत ने बहुत ही जैसे कहा जाए कि एक अच्छा रोल निभाते हुए बांग्लादेश के साथ इस मुद्दे को लगभग सॉल्व कर लिया है मोटे तौर पे। हमारे केवल एक जो काली नदी का जो एक इशू है नेपाल के साथ, लगभग हम सॉल्व करने, अगर उसमें चाइना अगर पीछे हट जाए थोड़ा सा, वो इरिटेंट ना रहे, तो लगभग उसको भी हम सॉल्व करने की दिशा में है। भूटान के साथ हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है, और कंट्री के साथ भी हमारा सहयोग, जैसे अम्बेसडर साहब ने बताया कि निरंतर बढ़ रहा है, उसमें निरंतरता भी है आगे, और उसमें आगे प्रगति भी हो रही है। इसके साथ साथ भारत ने जल्दी में डिजिटल पेमेंट में और डिजिटल टेक्नोलॉजीज किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे इंश्योरेंस में हो, जो डिजिटल डिफ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा अचीव किया है। मेरे हिसाब से अगर हम इसको अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शेयर करें तो इन लोगों को भी यूपीआई जैसे यूनिफाइड पेमेंट गेटवे, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, और भारत में बहुत ही कम समय में, मेरे ख्याल से पिछले प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद में भारत ने डिजिटल जो पेमेंट के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई, आजकल उसकी दुनिया में चर्चा हो रही है, उसमें हम इन लोगों को शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भारत काफ़ी आगे है इन सभी कंट्री से। इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी लार्जली एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, चाहे नेपाल देखें, पाकिस्तान देखें, हम कुछ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भी इनका सहयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फिर उसी बात पे आऊँगा, क्योंकि बेस वहीं से स्टार्ट होगा। तो हमारे प्रोजेक्ट श्रीलंका में चल रहे हैं, नेपाल में के साथ हमारा सहयोग बढ़ रहा है, भूटान के साथ सहयोग बढ़ रहा है, चाहे वो रोड डेवलप करने की बात हो, रेल डेवलप करने की बात हो, यहाँ तक कि पाइपलाइन भी हमने नेपाल के लिए पाइपलाइन भी डेवलप कर दी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने एक रेल जो पाइपलाइन डाल के वहाँ पर जो ऑयल की सप्लाई है वो पाइपलाइन से शुरू कर दी है। इसी प्रकार से हम मालदीव के साथ भी हमारा सहयोग बढ़ रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा इरिटेंट है, मुझे लग रहा है लेट द विजडम प्रिवेल, बट व्हेन दैट विजडम विल प्रिवेल वी डू नॉट नो, वो एक मेन इरिटेंट पाकिस्तान रहा है। नहीं तो इस पूरे समग्र क्षेत्र को लगभग 2 बिलियन से जो ज़्यादा लोग हैं उनको उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का भारत बहुत ही अपने जो एक्सपीरियंस है और अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना से इस G20 की लीडरशिप में बहुत आगे इस क्षेत्र को, पूरे इस रीजन को ले जा सकता है। जी बिल्कुल।
एम्बेसडर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हम पिछले साल को अगर देखें, जिस तरह का एक मीडिएटर का रोल अदा किया रूस और यूक्रेन वॉर में इंडिया ने, या फिर हम बात करें पाकिस्तान की तरफ जिस तरह से रुख रहा है इंडिया का, क्या मैसेज एक्सटर्नल कंट्रीज़ को, हम कहें चाइना को या फिर पाकिस्तान को या नेबरहुड कंट्रीज़ को देने की कोशिश इंडिया कर रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो है भारत ने बिल्कुल पूरी तरीके से ये बता दिया है जो हम अपनी जो नीतियां हैं हम अपने आप डिसाइड करेंगे। हम किसी के प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में आकर हम अपनी नीतियों को नहीं बदलेंगे। तो ये जिसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये आपने रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में बताया, तो क्या पोजीशन लेना चाहिए। और 2 साल तक, पिछले पूरे साल भारत सिक्योरिटी काउंसिल का भी नॉन परमानेंट मेंबर था। तो उसमें हमने जो भी वहाँ पर बहुत ही एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया, और हमारा प्रिंसिपल स्टैंड यही था जो यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के बारे में हैं, सॉवरेंटी के बारे में हैं, उन सब को ऑब्जर्व करना चाहिए। परंतु हमने एक रूस को डायरेक्टली कंडेम नहीं किया, और हमारे जो अपने स्वयं के जो निजी हित थे, सेल्फ इंटरेस्ट था, उसके तहत हमने वहाँ से जो ऑयल परचेज करना है, जो फर्टिलाइजर परचेज करना है, और हमने बता दिया पूरी दुनिया को जो आपकी जो अगर पर कैपिटा जीडीपी है $60,000 है, आप डील कर सकते हो अगर तेल का दाम ऊपर होता है। हमारे यहाँ पर हमारे लोगों की जो पर कैपिटा जीडीपी है $2,000 है, वो इतनी ज्यादा इंक्रीज प्राइस को नहीं कर सकते हैं। और फिर भी ये रूस और यूक्रेन के युद्ध से इतने ज्यादा दाम बढ़े हैं, तो हमें थोड़ा ही डिस्काउंट मिलता है जब रूस से हम तेल लेते हैं। तो हम अपने स्टैंड पर कायम रहे हैं, और बहुत ही फर्मली हमने ये पूरी दुनिया को बता दिया है, वेस्टर्न नेशंस को, जो हम अपने लोगों के जो निजी हित हैं उनको सबसे ऊपर, सबसे अहम उसको रखेंगे। दूसरी बात देखिए जो हमने नीता जी कही है, वो है जो G20 की तो हम अध्यक्षता कर रहे हैं, परंतु इसमें केवल, हालांकि G20 85% वर्ल्ड जीडीपी हो, 75% वर्ल्ड ट्रेड हो, 67% वर्ल्ड पॉपुलेशन हो, परंतु इन 20 देशों के अलावा करीब 180 देश हैं जो कि बाहर हैं। और जो भी निर्णय लिया जाता है ये G20 के देशों में, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण असर जो है वो उन्हीं 180 देश जो हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये जो भी बातचीत हो रही है, उनके क्या मुद्दे हैं, उनके क्या कंसर्न्स हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको हमने इसमें लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 2 चीज़ें हमने की। एक तो ये जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, ये एक भारत ने ऑर्गेनाइज किया, जिससे कि ये जो सब कंसर्न्स हैं इसको हम ऑन द टेबल लेकर आ पाएं। तो जनवरी में ये 2 दिन के लिए समिट हुआ। करीब 125 देशों ने इसमें बातचीत, इसमें आए, उन्होंने अपने कंसर्न्स को रखा, जिसको कि हम इसमें आगे लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात है, जो भी G20 का प्रेसिडेंसी होती है, उसके पास ये पॉसिबिलिटी होती है जो वो कुछ और देशों को भी इनवाइट कर पाए उसमें। और उसमें हमने ज़्यादातर जो देश इनवाइट किए हैं, जैसे इजिप्ट हुआ, बांग्लादेश हुआ, और कुछ देश हुए, वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज के मुद्दे सामने आए। और इसमें जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश भी एक ऐसा देश है जिसको हर एक मीटिंग्स में उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो हम अपनी प्रेसिडेंसी में एक, जैसे अभी प्रोफेसर राम सिंह ने बताया, और इसमें हमारा थीम भी वही है G20 का, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो हम कैसे सब साथ में मिलकर हम काम कर सकते हैं। तो इसीलिए भारत जो ये एक संदेश देने का प्रयास कर रहा है, जो एक हम सबको मिलकर सहयोग से काम करना चाहिए। दूसरा, भारत जब ग्रो करता है तो वो केवल अपने लिए, जो उसके प्रगति है, केवल अपने लिए नहीं होती है, उसके और जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं या दूर दूर देश हैं, उन सब के लिए भी इसका फ़ायदा होता है। एक आखिरी में इसमें आपको एग्जाम्पल दूंगा, और वो है वैक्सीन मैत्री का। देखिए, जब भारत ने अपना वैक्सीनेशन शुरू किया 16 जनवरी 2021 को,
पहला यहाँ पर जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनको हमारे वैक्सीन लगने शुरू हुए। 4 दिन के बाद 20 जनवरी को हमारे जो सबसे पहले वैक्सीन गए, 1 मिलियन वैक्सीन टू नेपाल, 1 मिलियन वैक्सीन टू बांग्लादेश, भूटान, ये 20 तारीख को गए, मतलब 4 दिन के अंदर अंदर। तो ये जो भारत का लीडरशिप है, भारत का ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये हमने उसमें दर्शाया है। और इसीलिए पूरी दुनिया को अब बहुत विश्वास है भारत में, कॉन्फिडेंस में, भारत की जो क्रेडिबिलिटी है ये आगे बढ़ी है। इसीलिए अभी जब IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना गेorgieva यहाँ पर आई थी तो उन्होंने कहा पूरी दुनिया में जैसे अंधकार फैला हुआ है क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के वजह से, चाहे वो डेट प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम हो, शॉर्टेजेस हो फ्यूल की, फूड की, फर्टिलाइज़र की, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो, सब जगह प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। परंतु भारत एक ऐसा देश है जो कि एक चमकती किरण के माफिक है। अभी एक ब्लूमबर्ग ने स्टडी की है जो उसमें उसने कहा है जो किस देश में सबसे ज़्यादा अंदेशा है जो वहाँ पर रिसेशन हो सकता है। तो जैसे देश हैं यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर 75% है, और यूरोप के देश हैं वहाँ पर 50-60% है। भारत का उन्होंने कहा है 0%, जो यहाँ पर रिसेशन की कोई ऐसी आशंका है। तो इसीलिए देखिए भारत ने अभी इन सभी जो चुनौतियां आई हैं, चुनौती के समय में बहुत अच्छा काम किया है और केवल इन चुनौतियों से नहीं जूझे हैं परंतु उसके साथ साथ रिफॉर्म प्रोग्राम्स भी साथ में लाए हैं। जैसे प्रोफेसर राम सिंह जी ने कहा, बहुत ठीक कहा, जो डिजिटाइजेशन हमारा जो प्रोग्राम है, 40% जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में होते हैं वो भारत में होते हैं। वो सब काम जो हुआ है वो इसी पेंडेमिक और कॉन्फ्लिक्ट, वॉर के दौरान हुआ है। तो इसीलिए ये एक जो हमारा उदाहरण है भारत का पूरी दुनिया में, ये सभी देख रहे हैं और अपने जो पड़ोसी देश हैं उसी को हम साथ में लेकर, उनको सब देशों को साथ में लेकर हम चल रहे हैं। बिल्कुल प्रोफेसर सिंह, प्रोफेसर शाहिद, मिस्टर साहब, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए और तमाम जानकारी हमें मुहैया कराई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे तीनों गेस्ट हमें बता रहे थे कि क्या इम्पोर्टेंस है इंडियाज़ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन साउथ एशिया की, और ये एक तरह से कोशिश है इंडिया की अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को साथ में लेकर मिलजुल कर चलने की। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।